Okay, so we are moving towards the last phase of this topic, refraction, फिर lens मतलब. So in the last session, we have seen a lot about कौन-कौन से टाइप के लेंस थे, बाइकॉन्वेक्स, पेनोकॉन्वेक्स, बाइकॉनकेव, पेनोकॉनकेव एंड एवरीथिंग एल्स. ओके, फिर हमने लेंस मेकर इक्वेशन देखा, हमने लेंस फॉर्मूला देखा, सो ऑन सो फोर्थ. अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट हैपेंस, बाय द वे इफ यू रिमेंबर, हमने जितने भी फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ऐसा आता है, तो हमने हर उस फॉर्मूला में ऐसा बोला था कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट वाज ऑलवेज टेकन टू बी एट रेस्ट. पर अब अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होगा विद सम वेलोसिटी vo, तो जो इमेज बनेगा, बी इट वर्चुअल बी इट रियल इमेज, वो जैसे ऑब्जेक्ट मूव होगा तो इमेज भी मूव होगा. तो the speed of image is given by this particular formula vi, speed of image equal to focal length of the lens upon focal length plus object distance का square into speed of object. Okay, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है. वी डोंट हैव टू डिराइव इट, हमको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है. द आइडिया इज वेरी सिंपल. अगर ऑब्जेक्ट मूव होगा तो इमेज मूव होगा. ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर vo है तो इमेज की स्पीड vi है, विच इज f1 f plus u. अब आप बोलोगे u, ये तो फिक्स डिस्टेंस है, तो जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होगा और उसका स्पीड v0 होगा, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे स्पीड ऑफ इमेज विल बी vi. क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसका स्पीड v0 और डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा विद रिस्पेक्ट टू लेंस. इन दैट केस यू हैव दिस फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ इमेज. मैं वापस बता देता हूं. द थिंग इज, हमारे पास एक लेंस है, देन this is principal axis, then let us say we have an object. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे ही मूव हो रहा है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मान लो ये डिस्टेंस u है और इस u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट का स्पीड v0 है, तो इमेज का स्पीड vi होगा. दैट इज द फॉर्मूला हियर. ओके, सो ये पता होना चाहिए. देन one more thing is there that you should know. There is a method called as displacement method. तो इसमें क्या होता है, इसमें इस displacement method में, this is principal axis. Here you have a screen. Here you have an object. तो इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज ये फिक्स जगह पे है. ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट वन प्लेस, इमेज विल ऑलवेज फॉर्म एट स्क्रीन. तो इमेज जो है वो स्क्रीन पे ही बनेगा. नाउ वी कैन हैव टू डिफरेंट लोकेशंस ऑफ लेंस फॉर विच द इमेज इज फॉर्म्ड एट द स्क्रीन. दो अलग अलग डिस्टेंसेस हो सकते हैं इसके लेंस के, दो अलग अलग लेंस के डिस्टेंस हो सकते हैं फॉर विच द इमेज इज फॉर्म्ड एट द स्क्रीन. तो पहले मैंने लेंस को यहाँ पे रखा था. इन दिस केस जब लेंस पहली पोजीशन पे था, इस केस में इमेज जो बनेगा, लेट अस से इमेज इज फॉर्म्ड समथिंग लाइक दिस. तो इमेज इज फॉर्म्ड लाइक दिस. ऐसा इमेज बन गया I1. ओके,
So you have a image I1, ऑब्जेक्ट वहीं पे है, इमेज स्क्रीन पे बना है, और ये जो ऑब्जेक्ट टू स्क्रीन का डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली d, डिस्टेंस कैपिटल D मान रहे हैं हम लोग, तो ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल D है। अब अगर मैंने लेंस को मूव कर दिया और मैंने लेंस को दूसरी पोजीशन पे रखा है, तो इवन इन दिस केस the image of the object will form again on the screen। सिर्फ इतना है कि अब इमेज का जो साइज है वो पहले केस से कम हो जाएगा। So now the image will be smaller compared to the first case। तो यहाँ पे आपका बन गया image I2। Okay, so you have this image I2 over here। The distance between these two positions of lenses, ये जो लेंस के दो पोजीशन है इसका डिस्टेंस है x, राइट। तो क्या हुआ, स्क्रीन फिक्स था, ऑब्जेक्ट फिक्स था, हमने पहले लेंस को एक जगह पे रखा, इमेज बना I1 ऑन द स्क्रीन, फिर हमने लेंस को शिफ्ट कर दिया बाय डिस्टेंस x, वापस इमेज कहाँ बना, ऑन द स्क्रीन, सिर्फ इमेज का साइज अब पहले केस से कम है। ओके, तो नाउ यूजिंग दिस d where d is distance between object and screen, मतलब object to image distance ऐसा बोल सकते हो, and x where x is distance between the two position of lens, you can find out focal length of the lens। So focal length of the lens is given by this particular formula, f equal to d square minus x square upon 4d, d square minus x square upon 4d, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो x upon m1 minus m2 where m1 is magnification in the first case। मतलब जब लेंस पहली पोजीशन पे था तब मैग्निफिकेशन I1 upon O, क्योंकि बाय डेफिनेशन मैग्निफिकेशन क्या है, image size upon object size, and m2 is magnification when the lens was kept at position 2, मतलब I2 upon O। okay, अब जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, if you multiply these two, m1 into m2 आपको 1 मिलता है। ओके, तो m1 हमारे पास है I1 by O, m2 हमारे पास है I2 by O, ये वैल्यू आती है 1। तो हमको मिल गया यहाँ से I1 into I2 by object square equal to 1, मतलब O square equal to I1 into I2, मतलब O is equal to under root of I1 into I2। तो ये आपको मिल गया ऑब्जेक्ट साइज इन टर्म्स ऑफ इमेज साइज। मैं पूरा टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ और टॉपिक बहुत इजी है, इट इज एब्सोल्युटली, I mean, it's a very simple, very simple topic। What is happening here is ऑब्जेक्ट हमने फिक्स कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू स्क्रीन, लेंस को पहले पोजीशन 1 पे रखा, एक इमेज बना I1। तो पहले केस में जो मैग्निफिकेशन आपके पास आया वो है I1 by O, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज। फिर हमने लेंस को पहले पोजीशन से उठा के सेकंड पोजीशन पे रखा, तो आपको मैग्निफिकेशन मिल गया I2 by O। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ लेंस इज x। ओके, तो अगर आप m1 into m2 करोगे तो ये I1 by O into I2 by O आएगा, मतलब I1 I2 by O स्क्वायर आएगा। इन सच केसेस ये जो प्रोडक्ट है m1 into m2 ये 1 आता है। ये कैसे आता है हमको प्रूव नहीं करना है, you don't have to prove, you just need to know कि ये 1 आता है। तो आपको मिल गया ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 into I2 where I1 is the image size in the first case
when the lens was at position 1, and I2 is the image size in the second case when the lens was at position 2. और फोकल लेंथ अगर आपको लिखना है तो फोकल लेंथ यू गेट d square minus x square upon 4d, ऐसा आपको मिलता है वो फोकल लेंथ का फॉर्मूला. There are certain things that you should know just in terms of formula. We don't have to derive that. तो आपको यहाँ पे formulas पता होने चाहिए. Then, as I told you in the last session, कि हम आगे लेंस को काटने वाले हैं. हम लेंस को कट करेंगे और हम देखेंगे कि how focal length and power changes. So there are two different possibilities of cutting a lens. एक तो symmetric cut कर सकते हैं about a line perpendicular to principal axis, मतलब मैं ऐसा काट सकता हूं या फिर मैं इसको ऐसा कट कर सकता हूं. ओके, एक तो along principal axis या फिर एक along line which is perpendicular to principal axis. एक चीज याद रखना हमेशा, always remember, जब आपने about principal axis कट किया है तो in that case focal length change नहीं होता, ये याद रखना. focal length doesn't change at all. तो इसलिए यहाँ पे देखोगे कि जो दो पीसेस हुए पीस 1 पीस 2, दोनों का फोकल लेंथ सेम, मतलब पावर भी सेम. क्यों? क्योंकि पावर क्या होता है, 1 फोकल लेंथ होता है. सो हियर when you cut along principal axis, focal length of the two pieces remains same, and hence power, which is 1 focal length, remains the same. Okay, when you cut about a line perpendicular to principal axis, focal length becomes twice. अब ऐसा क्यों? अगर ऐसा आपको समझना है तो you have to go back to the topic that we took. हमने एक पर्टिकुलर लेक्चर में लेंस के बारे में कुछ लिखा था. तो लेट मी सी वेयर डिड आई राइट दिस. ओके, यहाँ पे F equal to R was focal length of biconvex lens. Biconvex और प्लेनो कॉन्वेक्स, क्योंकि मैंने एक लेंस के दो टुकड़े किए तो दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बने थे हमारे पास, राइट. तो ये याद रखना, फॉर अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ क्या आता है आपका 2R. याद रखना, F इक्वल टू R कब बायकॉन्वेक्स, F इक्वल टू 2R कब प्लेनो कॉन्वेक्स. तो दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. अब समझेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो मैं मान लेता हूं इसका फोकल लेंथ f है, करेक्ट. इसका बायकॉन्वेक्स का, ये लेंस नंबर 1, ये लेंस नंबर 2, काटने के बाद दो प्लेनो कॉन्वेक्स बने. इन दोनों का फोकल लेंथ आप लिख सकते हो f dash, where f dash is the new focal length after cutting the lens. लेंस काटने के बाद जो आया वो f dash. It is 2 times of r. 2 times of r. याद है क्या प्लेनो कॉन्वेक्स क्या था 2r था. ये याद है आपको बायकॉन्वेक्स के लिए f इक्वल टू r था. ये याद है f इक्वल टू r था. प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए क्या था 2r था. तो फिर ये क्या आ जाएगा 2 times of इनिशियल फोकल लेंथ. तो जब बायकॉन्वेक्स था तो फोकल लेंथ f इक्वल टू r था. जब प्लेनो कॉन्वेक्स, दो प्लेनो कॉन्वेक्स बन गए तो ईच पार्ट का, ईच लेंस का, लेंस नंबर 1 और लेंस नंबर 2 का फोकल लेंथ होगा 2 टाइम्स ऑफ r, बट r वाज इक्वल टू f फ्रॉम फर्स्ट केस. तो 2f है क्या 2f? यस है. तो ऐसा आता है. आपको पावर याद होगा 1 फोकल लेंथ. तो 1 फोकल लेंथ 1/2 टाइम्स ऑफ f. ये न्यू फोकल लेंथ की बात कर रहा हूं मैं. इनिशियल केस में पावर क्या था? इनिशियल केस में पावर था 1 फोकल लेंथ, करेक्ट. और काटने के बाद क्या हो गया p डैश इक्वल टू 1 न्यू फोकल लेंथ. व्हाट इज न्यू फोकल लेंथ? 2 टाइम्स ऑफ f. यस. तो ये 1/f. व्हाट इज दिस 1/f? इट इज पावर इन द फर्स्ट केस बिफोर कटिंग.
तो पावर बाय 2, तो देखो पावर हाफ हो गया, यस पावर हाफ हो गया। तो फोकल लेंथ डबल हो जाता है जब आप एक बाय कॉन्वेक्स लेंस को अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस काटते हो, फोकल लेंथ डबल होता है और पावर हाफ हो जाता है इनिशियल केस के कंपैरिजन में। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो, ओके। एंड व्हेन यू कट इट about along the principal axis, no change in power or focal length, okay। then और क्या चेंज होगा, और एक चीज चेंज होती है, इमेज इंटेंसिटी ऑफ इमेज। हमको ये भी सोचना है कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर। मैं ये क्वेश्चन में बताने वाला हूं, अभी मैं फिलहाल सिर्फ आपको हिंट देता हूं, वी विल सॉल्व दिस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन लेटर। तो ऐसा है, व्हाट इज एपर्चर? ये जो इफेक्टिव रेडियस है लेंस का यहां से यहां तक, दिस इफेक्टिव रेडियस इज कॉल्ड एज एपर्चर ऑफ लेंस, इसको आप बोलते हो एपर्चर। और जो भी इमेज बनेगा वो इमेज का जो इंटेंसिटी होगा, सो इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर। डेफिनेटली जब मैं ऐसा काट रहा हूं पहले केस में, एपर्चर तो स्मॉल हुआ नहीं, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल नॉट चेंज इन द फर्स्ट केस, बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल चेंज इन द सेकेंड केस। तो जब आप अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस काटते हो, focal length and power remains same, but intensity of image formed is different. जब आप about a line perpendicular to principal axis काटते हो, then intensity remains the same, but focus, focal length and power of the lens changes. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, you have to remember this. अब जैसे आपने मिरर के केस में मैग्निफिकेशन डिफाइन किया था, वैसे ही यहाँ पे लेंस के केस में भी मैग्निफिकेशन डिफाइन होगा। और इंटरेस्टिंगली मोर और लेस फॉर्मूला सेम है। मिरर के केस में आपको याद होगा, आपने बहुत था मैग्निफिकेशन इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज विच इज -v/u। तो यहाँ पे भी लगभग सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन की जगह पे प्लस होता है। तो ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन। फिर आपको याद होगा मिरर के केस में आपने ये जो -v/u है इसको लिखा था f/f-u, समथिंग लाइक दिस, या फिर f-v/f। तो लेंस के केस में ये बनता है f/f+u/f-v/f। तो ये मैं प्रूव नहीं करूंगा, हमने मिरर के केस में देखा था कि कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हो, मिरर के केस में हमने देखा है। तो यहाँ पे हम लोग प्रूव नहीं करने वाले हैं बिकॉज वी ऑलरेडी हैव लेस टाइम, ओके। ये था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। आपको याद होगा कि दो पॉसिबल ओरिएंटेशन थे एक ऑब्जेक्ट को रखने के। एक तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तब हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन के केस में अगर आपको याद है तो हमने इस सिंगल ऑब्जेक्ट को ऐसा अज्यूम किया था कि इट इज मेड अप ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, वन ऑब्जेक्ट केप्ट हियर एंड अदर एट दिस एंड। तो उस केस में I/O इक्वल टू -v2/v1 अपॉन u2 -u1 था। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, फॉर द केस ऑफ मिरर यू हैड longitudinal magnification as I/O इक्वल टू -v2 -v1 अपॉन u2 -u1। यहाँ पे सिर्फ माइनस की जगह प्लस साइन है, देखो है कि यहाँ पे कुछ माइनस नहीं है। तो फॉर्मूलाज मोर और लेस आर सेम, सिर्फ आपको ध्यान रखना है तो साइंस का, ओके। तो माय सजेशन विल बी टुडे आफ्टर दिस क्लास
आप खुद के लिए एक पेज पे 2 कॉलम बनाओ, एक में मिरर के फॉर्मूलास लिखो, एक में लेंस के, एक में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, और फॉर्मूला कंपेयर करो। अगर आपने ये किया तो आई कैन टेल यू you can score very good in the optics, because of course source of confusion यहीं पे होता है कि कभी कभी जैसे मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला था 1/f = 1/v प्लस 1/u, पर लेंस में वही होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो ये चीजें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए, राइट। फिर फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था ऐसा, अगर ये वेरी स्मॉल है तो मैंने आपको बताया था, तो अगर वेरी स्मॉल है तो इफेक्टिवली u1 और u2 सेम डिस्टेंस पे आ गए, और जो इमेज बनेगा पहले ऑब्जेक्ट का और दूसरे ऑब्जेक्ट का v1 v2 वो भी रफली सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो वो v/u ब्रैकेट स्क्वायर लिखते हो, लेकिन v/u क्या था, f/f+u, तो f/f+u ब्रैकेट स्क्वायर, या फिर f-v/f ब्रैकेट स्क्वायर। देन एरियल मैग्निफिकेशन, अगर आपको याद होगा हमने एक सरफेस लिया था, एक रेक्टेंगल लिया था विद साइड ए एंड बी, इसका मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा MA और दूसरी साइड का MB। तो ऐसा एक डायग्राम हमने मिरर के केस में भी किया था, तो यहाँ पे भी होगा स्मॉल ऑब्जेक्ट बिग इमेज, ओके। तो इफ यू रिमेम्बर वहां पे जो फॉर्मूलाज आए थे वो फॉर्मूलाज भी यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वे में, अगर आपको याद होगा एरियल मैग्निफिकेशन के लिए हमने बहुत इट इज जस्ट लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर आ गया, पर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, v/u का स्क्वायर मतलब f/f प्लस u का स्क्वायर मतलब f - v/f का स्क्वायर। तो ये एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इन केस ऑफ लेंस, राइट। अब this is something really important that what I'm going to tell you। देखो हमने फॉर्मूलाज तो ठीक है बना लिए, कंपेयर कर लिए, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ रिमेम्बरिंग, तो आप याद रख सकते हो, बट कॉन्सेप्चुअली भी चीजें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब प्रॉब्लम क्या है, ऐसा है हमारे पास 2 लेंस है, 3 लेंस है, 4 लेंस है, हम इन लेंस को कंबाइन करके रख रहे हैं। तो पहले लेंस का फोकल लेंथ f1, दूसरे का f2, तीसरे का f3, f1 f2 f3। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होता है 1/f, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4, जितने लेंस आपने कंबाइन करके रखे हुए हैं। और आपको पता है 1/f होता है पावर, तो कंबाइंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज P1 प्लस P2 प्लस P3, वही हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। और मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन की बात करोगे तो अब क्या होगा कि ये 3 लेंस, 4 लेंस, 5 लेंस, 6 लेंस, जितने भी लेंस आपने कंबाइन करके रखे हुए हैं, टोटल मैग्निफिकेशन, क्योंकि पहला लेंस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, फिर पांचवा करेगा, तो टोटल मैग्निफिकेशन M is given by magnification produced by first lens multiply by second lens multiply by third lens and so on so forth, okay। ठीक है, फॉर्मूलाज तो हम याद रख लेंगे। क्या याद रख लेंगे फॉर्मूलाज में कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जब होता है तो इट इज पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस सेकंड लेंस प्लस थर्ड लेंस प्लस फोर्थ लेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। फोकल लेंथ इज टोटल फोकल लेंथ कैपिटल F is given by 1/F, 1 focal length of first plus second plus third plus fourth. Total magnification is product of magnification produced by each lens. बट एक बेसिक क्वेश्चन है जो हमको एड्रेस करना पड़ेगा कि ये करना ही क्यों है, why at the first place you want to have combination of lenses, क्या जरूरत है। तो उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि क्या जरूरत आ गई हमको लेंस को कंबाइन करने की।
उसके लिए आपको चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मैं एक लेता हूं ऐसा लेंस, थिन लेंस, एक लेता हूं मैं थिक लेंस। आपको पता है ऑलरेडी, जितना लेंस थिन होगा उतना फोकस दूर होगा। ओके, और जितना लेंस थिक होगा उतना फोकस कॉन्वर्जेंस, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पास में होगा। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि इन सम केसेस हमको इट इज रिक्वायर्ड टू हैव वेरी स्मॉल फोकल लेंथ। तो इसका मतलब हमको तो लेंस को बहुत थिक करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली थिक करना पड़ेगा लेंस को। वी हैव टू हैव a lens which is extremely thick, something like this। अब बना तो लिया, लेकिन ये लेंस कहाँ यूज होता है? ये नॉर्मली यूज होता है टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में। तो फिर माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप को हम ऐसा यूज करेंगे क्या? नहीं, इस ओरिएंटेशन में यूज करते हैं हम लोग। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होता है ग्रेविटी। इस लेंस पे जितना लेंस थिक होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल ग्रेविटी एक्ट होता है। व्हाट इज डिफरेंशियल ग्रेविटी नाउ? आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रल फोर्स है, तो सेंटर ऑफ अर्थ से एक्ट करता है और डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। आपने सीखा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विथ हाइट। इसका मतलब ये जो लेंस है, इट इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल, ग्लास। आपको इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ये तो पता होगा ही आपको। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। अब प्रॉब्लम क्या है? इस लेंस का हाफ पोर्शन ये सेंटर से पास में है और अपर हाफ पोर्शन इस सेंटर से दूर है। मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल ग्रेविटी एक्ट होगा, डिफरेंट ग्रेविटी एक्ट होगा। तो डिफरेंट ग्रेविटी एक्ट होने की वजह से मतलब ऊपर के हाफ पे कम ग्रेविटी, नीचे के हाफ पे ज्यादा ग्रेविटी। और मैं छोटे लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हम छोटे लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लेंस होते हैं बहुत। ओके, ये कुछ आपका 1-2 सेंटीमीटर वाला कोई लेंस नहीं है ये, बिग बिग मीटर्स में आता है वो लेंस। तो उसका अपर्चर 6 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर ऐसा बड़ा बड़ा लेंस होता है। तो व्हाट हैपेंस इन दैट केस? बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल ग्रेविटी, ऊपर के हाफ पे कम ग्रेविटी, नीचे के हाफ पे ज्यादा ग्रेविटी, तो डिस्टॉर्शन हो जाता है फिर। तो ऐसा विथ टाइम नीचे का जो पोर्शन है आपका, नॉट दिस वन आई एम सेइंग, जस्ट अ मिनट, इसको फिलहाल साइड में रखता हूं मैं। ये जो नीचे का जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ऊपर का जो पार्ट है ये थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, लाइक दिस। तो शेप बिकम्स डिस्टॉर्टेड। तो इसका मतलब लेंस का थिकनेस रखने का भी एक लिमिट है। पर मुझे तो अल्टीमेटली फोकल लेंथ को कम करना है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम एक के बाद दूसरा ऐसा कॉम्बिनेशन में लेंस रख देते हैं। तो वी कैन अचीव, क्योंकि दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस will act as a single lens of some focal length capital F। तो ये जो लेंस है, it will act as a single lens of focal length capital F। So that is the motivation behind combining lens, keeping one lens right after other and so on। Okay, so अब it is not always required कि हम दो लेंस को टच करके ही रखें। हम दो लेंस में
एक डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, डिस्टेंस d। इस केस में इफेक्टिव फोकल लेंथ आपको मिलेगा 1/f, कैपिटल F इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2 माइनस d/f1 इंटू f2। मान लो कि ये दोनों लेंस को मैंने टच कर दिया, मैंने दोनों लेंस को कांटेक्ट में रखा, तो d की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0 मतलब ये टर्म 0, ये टर्म 0। तो आप आगे ओरिजिनल फॉर्मूला पे, ओरिजिनल फॉर्मूला यही था, जब आप दो लेंस को टच करके रख रहे थे, इन कांटेक्ट रख रहे थे, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ही तो था, राइट? तो इट इज द सेम थिंग। So you can keep two lens at some distance d, और इफेक्टिव फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होगा that is 1/f1 plus 1/f2 minus d/f1 into f2, और of course 1 upon focal length is power, so effective power p is p1 plus p2 minus distance d into p1 into p2। okay, तो so far हमने क्या किया? आज हमने अभी तक के सेशन में ऑब्जेक्ट मूव किया तो इमेज मूव होगा, ऑब्जेक्ट स्पीड पता है तो इमेज स्पीड निकाल सकते हो 1। फिर आपने एक ही लेंस है, ऑब्जेक्ट की जगह फिक्स है, इमेज भी स्क्रीन पे बनेगा। दो पोजीशन होती है लेंस की, देयर आर टू पोजीशंस फॉर द लेंस वेयर इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। हाँ, इमेज का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ screen to object distance and in terms of distance between two positions of lens। फिर हमने लेंस को काटा था। लेंस को कट करने के भी दो ओरिएंटेशंस है। तो हमने देखा कि इफ यू कट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, इफ यू कट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा। sorry, then we saw different formulas for magnification produced by lens, transverse, longitudinal, aerial, and so on and so forth. Then we saw combination of lens when lenses are kept in contact. Then we saw combination of lens when the two lenses were not kept directly in contact but separated by some small distance d। अब हमारे आते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे। सिल्वरिंग ऑफ लेंस मतलब पॉलिशिंग ऑफ लेंस। पॉलिशिंग ऑफ लेंस मतलब आप लेंस के एक साइड को रफ कर रहे हो। मतलब अब देखो, मिरर क्या था? मिरर था कंप्लीट रिफ्लेक्शन, रे आया, रिफ्लेक्ट होके गया। लेंस क्या था? रिफ्रैक्शन, रे ऑफ लाइट विल बेंड। ओके, अब अगर मेरे पास एक लेंस है, मान लो मेरे पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, और इस प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के एक साइड को मैंने पॉलिश कर दिया, मतलब एक साइड को मैंने रफ कर दिया, मतलब इस साइड से अब लाइट बाहर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ से सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा। तो क्या होगा बेसिकली, व्हाट विल हैपन इज रे ऑफ लाइट विल कम, इट विल रिफ्रैक्ट, पहले रिफ्रैक्ट हुआ फिर रिफ्लेक्ट हुआ। तो रे ऑफ लाइट इज अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्शन। इसका मतलब a lens which is polished or silvered or rough on one side acts as a mirror but after refraction। ओके, तो ये जो हमारे पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस को रफ करके रखा है, तो इट विल एक्ट एज अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस प्लस अ कॉनकेव मिरर। सो अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस जिसको आपने सिल्वर किया है, उस सरफेस को, कर्व सरफेस को सिल्वर किया है, रफ किया है, तो इट इज एक्टिंग एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। ओके, राइट। तो अब ये जो आपके पास लेंस है और एक मिरर है, इन दोनों का कंबाइंड formula for focal length is given by this particular formula। So 1 upon focal length of the combination capital F is equal to 2 upon focal length of lens। यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा,
कैसे आया, we will not go into derivation. You have to remember this formula. We don't have time to derive everything here. तो 2 upon फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो L यहाँ पे मतलब ये L मतलब लेंस होता है, ओके, प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर. अब आपको पता है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमने फाइंड किया था R अपॉन म्यू माइनस 1. जिनको याद नहीं है मैं याद दिला देता हूँ, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए R अपॉन म्यू माइनस 1 हमने करके रखा है, ओके. तो आई विल नॉट डिराइव अगेन बिकॉज वी हैव डन इट ऑलरेडी. और आपको पता होना चाहिए फॉर द सिल्वर्ड पार्ट ये कॉनकेव मिरर हो गया. कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ आपको पता है कॉनकेव मिरर का R/2 आता है, यू ऑलरेडी नो दिस. फिर ये R अपॉन म्यू माइनस 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और ये R/2 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फोकल लेंथ ऑफ दिस सिल्वर्ड लेंस मिल जाएगा R/2 म्यू. तो ये आप खुद कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया. ये फॉर्मूला है, उसमें लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला R अपॉन म्यू माइनस 1 है, मिरर का पार्ट का R/2 है. खत्म. अगर आपके पास पहला सरफेस कॉन्वेक्स है और दूसरा सरफेस प्लेन है, ये भी प्लानो कॉन्वेक्स है, ओके. सिर्फ पहला सरफेस कॉन्वेक्स है और दूसरा सरफेस जो है वो प्लेन है. ऊपर भी प्लानो कॉन्वेक्स था लेकिन पहला प्लेन सरफेस और दूसरा कॉन्वेक्स था, ये अभी उल्टा है, दैट्स इट. अब हमने प्लेन सरफेस को मिरर किया तो इट विल एक्ट एज वन प्लानो कॉन्वेक्स लेंस. हाँ, डोंट गो आफ्टर माय प्रोनाउंसिएशन प्लानो कॉन्वेक्स, मैं बोल सकता हूँ कॉन्वेक्सो प्लेन, ठीक है, कॉन्वेक्सो प्लेन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके, डजंट मैटर. So convex plane. Anyways, plus it will act as a plane mirror. Do you remember? अभी मैंने बताया प्लानो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ का फॉर्मूला R अपॉन म्यू माइनस 1, तो R अपॉन म्यू माइनस 1. प्लेन मिरर का, प्लेन सरफेस का रेडियस कभी भी इंफिनिटी ही होता है, इंफिनिटी होता है. तो यहाँ पे आप इंफिनिटी डालोगे सेकेंड केस के लिए क्योंकि फोकल लेंथ इज इंफिनिटी. 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, मतलब सेकेंड टर्म तो आएगी ही नहीं. तो आपको फाइनल फोकल लेंथ मिलेगा R अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, ओके. तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो वेरी वेल, क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चंस लूंगा एंड दोस क्वेश्चंस विल बी इंपॉर्टेंट. मैं लूंगा ऐसे क्वेश्चंस. एक साइड को सिल्वर कर दिया तो क्या, और दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू नो, ओके. यू नीड टू नो दिस. Then you have a double convex biconvex lens. उसके एक साइड को सिल्वरिंग किया है, मतलब अब हमारे पास एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है प्लस अ कॉन्केव मिरर है. बाइकॉन्वेक्स लेंस का अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, तो R अपॉन म्यू माइनस 1 के साथ डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा 2 आता है, और मिरर का तो मैंने बता ही दिया R/2. फिर वो जो फॉर्मूला था 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन 2 अपॉन FL प्लस 1 अपॉन FM, ये सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल फोकल लेंथ का फॉर्मूला मिल जाएगा ऑफ अ सिल्वर्ड बाइकॉन्वेक्स लेंस, ओके. दिस इज समथिंग you need to know very well. So finally we are done with theory of refraction and lens part of ray optics. अभी भी प्रिज्म थ्योरी बाकी है, डिस्पर्शन थ्योरी बाकी है, वो लास्ट पार्ट में मैं लेता हूं. तो पहले हमने मिरर की बात की थी, फिर रिफ्रैक्शन पे गए थे, मिरर के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी रिफ्रैक्शन की करेंगे, फिर हम थ्योरी लेंगे किसका, प्रिज्म का और डिस्पर्शन का. तो विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस नाउ. हाउ मच
water should be filled in a container 21 centimeter in height so that it appears half filled when viewed from the top of container. आपके पास एक कंटेनर है जो 21 सेंटीमीटर हाइट तक फिल किया गया है. So you have a container which is filled up to a height of 21 centimeter. No, sorry. Okay, तो ये एक क्वेश्चन रेड करने में गलती हुई. How much water should be filled in container 21 centimeter in height? Okay, तो 21 centimeter कंटेनर का हाइट है, इसमें कितना पानी भरना है so that इसका जो डेप्थ है ना, मतलब it should appear half filled when viewed from top of container. तो ठीक है, it's okay. तो the total height of this container is given to you 21 centimeter. इसको हम कितना भरे, how much should we fill this so that it appears half filled when viewed from the top of container. तो मान लेता हूं मैं एक लेवल लेता हूं, मैं इस लेवल तक फिल करने वाला हूं. Let us assume I am going to fill this up to this particular level. Okay, so just an assumption, I am going to fill it up to this particular level. और जब आप टॉप से देखोगे तो it should appear half filled. तो इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे. तो इट शुड अपीयर हाफ फिल्ड, मतलब दिस कंटेनर शुड अपीयर हाफ फिल्ड. ओके, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. इफ यू रिमेंबर, refractive index was real depth upon apparent depth. Okay, good, ये आपको पता होना चाहिए. रियल डेप्थ तो कितना है हमको वो देखना है, और apparent depth, now the thing is, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, okay, ये जो बॉटम है, बेसिकली दिस इज बॉटम. Where is observer? Observer is here. ऑब्जर्वर यहां से देखेगा. आप एक टैंक को ऊपर से देख रहे हो तो आपको टैंक का बॉटम शिफ्टेड दिखता है. तो ये जो लाइन है ये रेज्ड बॉटम है. रेज्ड बॉटम मतलब ये एपरेंट बॉटम है, ऐसा मान सकते हो. दिस इज एपरेंट बॉटम. ओके, गुड. मैं मान लेता हूं कि जितना मैंने इसको फिल करके रखा है, दिस लेवल इज एक्स. तो ये जो लेवल है जितना फिल्ड है दैट इज एक्स. ओके, तो ऊपर का पार्ट जो बचेगा दिस विल बी 21 माइनस एक्स. ये जो पार्ट है दिस इज 21 माइनस एक्स. क्यों? टोटल हाइट 21, उसमें से एक्स फिल्ड है तो एम्प्टी कितना है? 21 माइनस एक्स. मान लो 21 टोटल हाइट है, उसमें से मैंने 15 सेंटीमीटर भर दिया तो बचा कितना? 6. 21 माइनस 15 is empty. तो मैंने वही किया यहाँ पे. That's what I've done. Important thing is to understand कि यहाँ पे ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ भी 21 माइनस एक्स आएगा. तो even this depth is going to be 21 minus x. ऐसा क्यों? क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, how much water should be filled in a container 21 centimeter in height so that it appears half filled. It appears half filled. Okay, मतलब जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे आधा पार्ट एम्प्टी और आधा पार्ट भरा हुआ दिखेगा. आधा पार्ट एम्प्टी कितना है वो? 21 माइनस एक्स. तो जो आधा फिल्ड पार्ट है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 21 माइनस एक्स. तो you have to understand this
ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम यही होता है फिजिक्स में, आपको क्वेश्चन समझने में बहुत डिफिकल्टी जाती है, तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ, what is refractive index दिया है 4/3, refractive index of water with respect to air is 4/3. what is real depth, what is real depth? 21 सेंटीमीटर नहीं लिखना, क्योंकि रियल डेप्थ किसका, वाटर का कितना है, x है, और apparent डेप्थ हमको कितना अपीयर हो रहा है, डेप्थ 21 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स, तो आप लिख सकते हो इसको 21 माइनस एक्स इंटू 4 इक्वल टू 3x, मतलब आप लिख सकते हो 21 4 द इज 84 माइनस 4x इक्वल टू 3x, मतलब आप लिख सकते हो 84 इक्वल टू 3x प्लस 4x दैट इज 7x, तो x इक्वल टू 84 बाय 7 दैट इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर होता है ना, ओके, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो you have to solve this question properly. Of course, ये आपको calculations में क्या गड़बड़ हो सकती है, that is something you need to know. 7 10 जा 70, 11 जा कितना होता है वो पता होना चाहिए और आपको solve करना है। तो calculations का part जो है I leave it on to you because I know there can be some mistakes, so you have to rectify mistakes for yourself. मैं क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, सो लेट मी टेक दिस क्वेश्चन अगेन एंड एक्सप्लेन इट अगेन। तो ऐसा है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसका हाइट, इसको डेप्थ के साथ कंफ्यूज मत करना, डेप्थ लिक्विड जो फिल करोगे उसका होगा, कंटेनर का हाइट बोल रहा हूँ कंटेनर का मैं, कंटेनर का एक्चुअल हाइट है 21 सेंटीमीटर, उसमें हमने एक लिक्विड को फिल कर दिया, और जो लिक्विड हमने फिल किया है वो लिक्विड हमने फिल किया है लेट अस से अप टू x, तो लेट अस से दिस लिक्विड, और ये लिक्विड कौन सा है, वाटर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 है, तो वी हैव फिल्ड दिस लिक्विड वाटर अप टू x, इसका मतलब ऊपर जो खाली रह गया वो 21 माइनस एक्स होगा, इतना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो एम्प्टी रह गया वो 21 माइनस एक्स है। अब ऑब्जर्वर जब ऊपर से देखेगा, तो व्हेन द ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम हियर, ऑब्जर्वर को ऐसा दिख रहा है कि ये जो टैंक है ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है मतलब हाफ एम्प्टी है ना, हाफ फिल्ड है मतलब हाफ एम्प्टी है, मतलब ये कि ऊपर जितना एम्प्टी पार्ट उसको अपीयर होता है उतना ही उसको फिल्ड पार्ट अपीयर होता है, दिस इज व्हाट इट मींस, अपीयर होता है, अपीयर, इसका मतलब apparent depth is equal to 21 minus x, रियल डेप्थ हमको पता है कि ये x है वाटर का रियल डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is defined as real depth upon apparent depth, ये 4/3 रियल डेप्थ x, apparent depth 21 minus x, इसको सॉल्व करो, आंसर जो भी आएगा A B C या D कैलकुलेशन आपको करने हैं, वैसे 21 into 4 is 42 का डबल 84 minus 4x equal to 3x,
तो ये आपके पास आएगा 84 इक्वल टू 7x, तो x इक्वल टू 84/7. You have to solve this. तो जो भी आएगा ABCD whatever it is. Okay, so this is how you are supposed to solve this particular question. तो क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करना था. Alright, so I will stop early today because I have some other commitments, and more questions in the next session.